नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक देश को नक्सल समस्या से मुक्त करने का। हम जानते हैं कि काठमांडू से लेकर के नेपाल की सीमा से लेकर के और नीचे महाराष्ट्र तक और आंध्र प्रदेश तक एक पूरा लाल गलियारा हुआ करता था किसी जमाने में। और बहुत बड़े पैमाने पर हमारे सुरक्षाकर्मी भी, हमारी जो लीडरशिप थी वो भी, यहाँ तक के वीसी शुक्ला जैसे पॉलिटिशियन जो केंद्र में मंत्री रहे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया, उनकी भी हत्या की गई, कई लोगों को मार डाला गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आज भी मैं इसको चुनौतीपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि इनको विदेशी फंडिंग भी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। पॉलिटिकल पार्टियों ने भी, उद्योगपतियों ने भी डर के या जो भी कारण रहे हों, इनका वित्त पोषण किया है। लेकिन जिस तरीके से मुठभेड़ें हुई हैं और इन्होंने बड़े पैमाने पर सरेंडर किए हैं, इनका एक तरीके से पुनर्जीवन, पुनर्स्थापना का काम हुआ है, यानी कई मोर्चों पर काम हुआ है। ये केवल कानून और व्यवस्था की समस्या ना मान करके इसको सामाजिक, आर्थिक और दूसरे जो आपके आयाम हैं उनको भी देखा गया। ये तो वो नक्सलवादी हैं जो जंगलों में रहते हैं, बहुत ही जटिल जगहों पर रहते हैं, जहां तक सुरक्षा कर्मियों का पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शहर में भी इनको सपोर्ट करने वाले और इनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले और दूसरी तरह की तमाम चीजों को करने वाले, मैं कहूंगा, अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ कानून बने हैं, सख्त कानून बने हैं। यानी जो अर्बन नक्सल हैं, इनको नियंत्रित नियंत्रित करने के लिए। और संविधान में जो अब तक कानून थे, संविधान प्रदत्त जो कानून थे, वो पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो रहे थे। और हर काल और परिस्थिति में आपको खुद को तैयार करना होता है, उसके अनुरूप नए कानून बनाने पड़ते हैं या कानूनों में संशोधन करना पड़ता है। महाराष्ट्र में एक कानून बनाया गया है, हालांकि 1999 से मकोका लागू है, लेकिन वो दूसरी गतिविधियों के लिए है। और अर्बन नक्सल पर अब शिकंजा कसने के लिए विशेष अर्बन नक्सल विधेयक लाया गया है। विधानसभा में पारित हो गया है, विधान परिषद में इसको रखा जाना है, विधानसभा में भी चर्चा हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सदन को बताया है कि करीब 12,500 लोगों की इस पर राय ली गई है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं या इन चीजों से जुड़े रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी, उसने भी थोरोली इस पर डिस्कशन किया है। और जो अभी तक उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, 4 राज्यों में लागू था, उससे एक बेहतर कानून बनाया गया है। लेकिन इसका अब विरोध हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने तो कहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, धरना करेगा, आवाज उठाएगा, उसको उठा करके सरकार अब जेल में डालेगी। यानी लोकतंत्र पर ये एक तरीके का कुठाराघात करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली देवेंद्र फडणवीस सरकार। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी, आप सब उनसे परिचित हैं। उनको जोड़ करके जरा इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। महाराष्ट्र में जो कानून बनाया जा रहा है, विधानसभा पारित कर चुकी, विधान परिषद में रखा जाना है, कोई नया तो नहीं है, 4 राज्यों में ऑलरेडी लागू है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कुछ प्रावधान वहां नहीं है, यहाँ है। तो उसका इस तरीके से विरोध करना कि ये लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, जो विरोधी हैं सरकार के उनको जेलों में डाला जाएगा, इससे आप कितना कन्विंस है?
देखिए, ये भी बात सही है कि जब ये संविधान दिया गया था तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये संपूर्ण नहीं है। तो ये कहा गया था कि ये ऐसे लोगों की, ये बात तो मान ली कि हाँ ये संपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के पास जो इसको अगर इसकी आत्मा के साथ रहना चाहेंगे तो वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी एक अधूरी कृति को जिन लोगों को दिया जा रहा है वो उसको उनकी मेंटिलिटी और उनके कार्य करने के तरीके से वो पूरा हो सकता है। तो जो कानून होता है उसमें एक गुंजाइश आपको हमेशा रहती है कि अगर कोई करप्ट सिस्टम है तो उसका इस्तेमाल क्या कर सकता है, लेकिन देश के लिए और खास तौर से उस खतरे के लिए जो धीरे धीरे तमाम दुनिया में अब दिख रहा है, यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के खासतौर से वेस्ट की यूनिवर्सिटी में, वेस्ट की सोसाइटी में जो पूरी तरह से फैल चुका है। मैं हंस रहा था, मैं जब आपने इस पे सब्जेक्ट बताया तो मैं बहुत सारी चीजें, मैंने आपको कहा कि आजकल मैं ये शुरू करता हूँ कि इस पर जो हमारी सोसाइटी तक जाएगा वो क्या जाएगा, वो एआई से और तमाम चीजों से जाएगा। तो आप ये सोच के हैरान होंगे, मैंने उससे पूछा, उसने पूरा एक वो नैरेटिव जो गढ़ा कि किस तरह से आवाज बंद की जाएगी, जैसे विपक्ष कह रहे हैं। मुझे लगता है कई बार कि विपक्ष इन्हीं से पूछता है कि भाई क्या है, ये एआई मॉडल से वो पूछ लेता है। तो वो उसने कहा कि साहब ये है और इससे बहुत खतरा रहेगा और आवाज बंद कर दी जाएगी और तमाम चीजें संविधान। मैंने कहा ठीक है, तो फिर एक नक्सल या एक माओइस्ट या एक कम्युनिस्ट गवर्न गवर्नमेंट पूरी दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में अपने साइबर डेटा को एनालाइज करके बताओ कि जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा की गई हो, एक सिंगल 1917 से 1905 से एक सिंगल, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। उसने खुद लिखा कि यहां नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि दरअसल ये जो कानून की जरूरत थी, कानून की जरूरत ये है क्योंकि 2016 में मैं उन रिपोर्टर्स में से शामिल हूं जिन लोगों ने जेएनयू में इन तमाम लोगों को सुना है, इन लोगों को जिन्होंने नारे लगाए, जिन्होंने ये तक कहा कि कश्मीर पर भारत की सेना ने बलात् कब्जा किया हुआ है, और उसके बाद इस तरह के शब्द कहे। मेनन, निवेदिता मेनन मैम याद होगा, जिनका रोल फिर वो कश्मीर फाइल्स में भी आया कि सिस्टम हमारा है, ये तमाम चीजें। दरअसल ये सिस्टम्स के अंदर घुसे हुए वो घुन है जिन्होंने सिस्टम के कवर का इस्तेमाल किया। भाई लकड़ी के अंदर जब घुन घुसता है तो बाहर से तो हमको लकड़ी सेफ दिखती है ना, तो वो लकड़ी की सिक्योरिटी का फायदा उठाता है। तो उसी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के फायदे उठा रहे हैं, क्योंकि भीमा कोरेगांव वाला मामला, अलगार परिषद वाला मामला बहुत इंपॉर्टेंट से, ये वो 2018 जी 2018 में ये घटना हुई थी। भीमा भीमा गांव कोरेगांव का जो मामला है वो इतना इंटरेस्टिंग मामला है कि उसमें अलग अलग सेक्शन के लोग पकड़े गए थे, अलग अलग कोर्टों में। हर एक देश के सबसे बड़े जहन ने उनके लिए अदालतों में जाके लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि जो जस्टिस खनविलकर और जब चंद्रचूड़ भी थे, और तीनों जजों में से दो जजों ने उसमें एसआईटी बनाने की मांग खारिज की थी, और ये सब कंसर्न रखे थे। भाई भी चंद्रचूड़ ने उस वक्त जो है एक अलग डिसेंट नोट रखा था, जो कभी उनके पिता ने मतलब वो खिलाफ किया था। उनके पिता का शायद मुझे लगता है कि वो बोझ ढोना चाह रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि डिसेंट बहुत खूबसूरत है दुनिया और वो एसआईटी जांच होनी चाहिए। ये उनके पिता, जिन्हें याद होगा, जिन्होंने कहा था कि इमरजेंसी में कि पकड़ लिया जाए, लाइफ की सिक्योरिटी भी मतलब कोई नहीं हो, आप रेमेडी के लिए कोर्ट नहीं आ सकते। तो ये एक खेल जो अदालतों में चलता वो चला। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि उस वक्त ये 2016 से लेके अब तक की एक सरकार की जो इंटेलिजेंस होती है, जो सरकार उसको करती है ये, और इसमें तो काफी टाइम दिया गया, क्योंकि जब उप मुख्यमंत्री थे तब ये बिल पेश किया गया था महाराष्ट्र की सदन में, फडणवीस। उसके बाद ये कमेटी को गया, उसके बाद फिर वापस आया, और अब जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अभी तो पास कर दिया। अब आगे देखते हैं विधान परिषद में उसको जिस तरह ध्वनि मत से पास हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि पास होगा। तो वो तमाम चीजें महसूस हो रही थी कि समाज के अंदर, देखिए हर चीज सर रोल बदलती है। मैं आपको इसलिए बताता हूँ, नक्सलबाड़ी वो जो गांव है वहाँ, जिस समय हम लोग पश्चिम बंगाल में कवर कर रहे थे, तो उस गांव में वहां से कांग्रेस का विधायक वहां से है ही नहीं, वहां से कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक ही नहीं। जहां से जो क्रांति शुरू हुई थी उसके मुताबिक, जिस क्रांति ने पूरी दुनिया में एक बदलाव का एक खूबसूरत नौकार, जिसके लिए हजारों सैकड़ों कविताएं लिखी गई, और इस देश में एक पूरा इमोशनल वर्ड 1084 बार। देखिए हिंसा
किसी भी तरह से वर्जित है, खासतौर से एक ऐसे लोकतंत्र में। और फिर एक ऐसे लोकतंत्र के साथ साथ मैं एक ऐसे देश के बारे में भी कहूंगा जो सिविलाइजेशनल कंट्री है, जो सिविलाइजेशन की शुरुआत है, जो क्रडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा गया था, वो कंट्री है। तो वहां हिंसा तो मुझे हमेशा अलग लगती है। लेकिन आप जिस तरह से अंदर क्रीप करते जा रहे थे, आप ये सोचिए 77 से लेके 2011 तक बंगाल का शासन, आप गौर कीजिए, उसकी बैंकरप्सी, उसके औद्योगिकीकरण की खत्म होना, उसके साथ साथ वहां इंसानियत का खत्म होना, वहां टेररिज्म और टूरिज्म, वो जो तुष्टीकरण की नीति का सर्वोच्च तक जाना, ये तमाम चीजें बंगाल की देन है। जिस शहर को ये बड़े गर्व से कहते थे कि जो बंगाल कोलकाता आज सोचता है, वो बंगाल, वो बाकी देश 100 साल बाद सोचता है, वहां सोचना ही बंद हो गया था। इसके बाद केरल में देखिए, केरल में कब से हिंसा राजनीति का आधार है वहां। इसके बाद आप वारंगल देखिए, जो आजादी के तुरंत बाद इस देश को तोड़ने के लिए जिस तरह से, तो वो अब बदल गया। क्योंकि जब आप फोर्स में, चूंकि स्टेट के पास तो लाइसेंस टू किल है, तो जब आप उसका सामना नहीं कर पाए, क्योंकि शुरुआत में इस तरह के लोग थे, उनको बहुत सहानुभूति आपसे रही होगी कि साहब इस तरह की कहानियां बहुत होती थी कि साहब वहां उनके साथ रेप होते हैं, फला होते हैं, तमाम चीजें होते होंगे, उनमें जो हुए होंगे उनके लिए सजाएं होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि अक्षम्य अपराध है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई सिक्योरिटी फोर्स या पुलिस का कोई आदमी अपराध करता है तो उसकी सजा सेम नहीं होनी चाहिए जो इस देश में होती है, उसकी सजा कई गुना होनी चाहिए। जैसे बच्चे के टीवी तोड़ने पर बड़े के टीवी तोड़ने में अंतर आ जाता है, तो वही उसी तरह से होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि वो क्या दूसरे अपराध को बढ़ावा देने का कारण बन सकता है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये पूरा इलाका ओंकार सर लगातार खुद से कवर किया। छत्तीसगढ़ के चुनाव, चाहे वो 76 चिंतन लार हो, सुकमा हो, कोंडागांव, एक एक जगह पर मैं गया, जहां जहां उन सड़कों पर गया जहां जहां जिनको बनाने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने 52 जिंदगियां दी हैं, एक सड़क पर, एक सड़क को बनाने के लिए। नारायणपुर गांव की वो सड़क जो है, मैं फिर हम उस समय तक पूरी नहीं हुई थी, तो जहां तक गए थे वहां सिक्योरिटी कैंप थे, वहां से वापस भेज दिया गया। उन्होंने पत्रकार होने के नाते भी नहीं जाने दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि मर सकते हैं। फिर हम लोग चूंकि नए नए जब दिल्ली से जाते थे 2007-8 जब शुरुआत हो रहा था, तो मैं उस पे जो पोस्टर लगे हुए थे किनारों पे, जो पेड़ होते हैं आपने देखा होगा, सड़क के बीच में नीचे हल्की सी खाई होती है, क्योंकि वहां ऊंची करके सड़क बनाई जाती है ग्रामीण इलाकों में। तो जैसे मैं उतर रहा था तो मेरा हाथ पकड़ लिया सुरक्षा बल, कहने लगा क्या कर रहे हो? हमने कहा कि यार वो शॉट बनाना है। कहने लगा कि आपको मालूम नहीं यही ट्रैप है, यहाँ नीचे उतरते ही ये सुरंग है, उड़ा देंगे। उन्होंने बाकायदा दिखाया किस तरह से खुदा और पहचानते हैं वो लोग। बिल्कुल, स्कूलों को उड़ा दिया, कांकेर के स्कूल उड़ा दिए गए, जले हुए। तो फिर ये किस तरह की तरक्की की बात कर रहे थे भाई? यार जिन लोगों को आप बंधक बना रहे हो, जिन लोगों को आप पढ़ने नहीं दे रहे हो, और आप कह रहे हो हम बाकी को पढ़ाएंगे, मतलब जहां आप वहां हैं। और ये सब काम कौन कर रहा है? ये जेएनयू में बैठे हुए इस तरह के लोग, जो कोरेगांव हिंसा में जिनको पकड़ा गया, ये तमाम लोग। मैं ये नहीं कह रहा अभी कोर्ट का फैसला आना है, अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं, अभी जमानत पर गौतम नवलखा, सुधा, ये तमाम सैटन तो नहीं रहे, और ये तमाम लोग, क्योंकि अभी बहुत सारी, दरअसल एक इंटेलिजेंसिया जो अपने खाए पिए अघाए होने के बाद, चूंकि उसने जब अपनी इकोनॉमी सेफ कर ली, जब उसने अपनी एजुकेशन सेफ कर ली, उसके बाद उसको आज़ादी की लड़ाई आने लगी। बल्कि आपको भी अच्छे से याद होगा कि जो पत्रकारिता में यही कहा जाता था कि 4 इंग्लिश पैग लगाने के बाद अचानक वो गरीबों को ढूंढने लगता है। तो उस तरह के लोगों से टकराने के लिए इस तरह के नियम की जरूरत हो गई। हो सकता है कि इस पे बाद में हो, लेकिन ये बिल इसलिए जरूरी हो गया कि नक्सलवाद अब जंगलों से खत्म हो रहा है, लेकिन वो शहरों बिल्कुल, में घुस रहा है। आप ये सोचिए कि यहाँ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इसराइल को खत्म करने की बात, मतलब कोई बैलेंसिंग व्यू नहीं है। तो ये सब चीजें चूंकि यूनिवर्सिटीज में बढ़ रही हैं, शहरों में बढ़ रही हैं, और खासतौर से महाराष्ट्र में, चूंकि महाराष्ट्र नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, गढ़चिरौली तो अभी भी उसी में आता है, तमाम चीजें जले हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो सरकार बहुत सोच के लाई है, और चूंकि विपक्ष की एक रवायत है कि उसको ये करना ही है, तो वो कर रहा है। उसके बाद जनता उसको जवाब देती है, चूंकि अल्टीमेटली हर एक चीज का फैसला तो जनता की अदालत को ही मान रहे हैं आजकल हम लोग, और या फिर वो लोग अदालत को मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक लंबा फैसला है, जिस पर जल्द ही कोर्ट में भी लोग जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। जैसे ही ये सैंक्शन होगा तो इसका फैसला फिर वही होगा,
बिल्कुल। तो वो सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां तक आएगा। लेकिन आज की डेट में ऐसा लगता है कि ये कानून की जरूरत थी और इस पर डिस्कशन हुआ था। अब ये देखना होगा कि अगले उसमें, क्योंकि ये फडणवीस ने साफ कहा कि माओवादी शहरी युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे, अब ये शहरी इलाकों में फैल गया है। और पहले भी था, आपको याद होगा यूनिवर्सिटी में, और बल्कि हमारे टाइम में तो कहा करते थे कि जो युवा 25 साल का हुआ और कम्युनिस्ट नहीं है तो उसमें दिल नहीं है, और 25 के बाद तक कम्युनिस्ट है तो उसमें दिमाग नहीं है। ये सब कहा जाता था। नहीं नहीं, ये जो शहरों में बैठे हुए लोग हैं, जैसे रवीश है, दूसरे लोग हैं, उनकी परिभाषा पता है क्या है पत्रकारों के लिए? अगर वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा है तो वो पत्रकार ही नहीं है। हाँ, ये भी जो ये जो माइंडसेट है, ये भी तो वही है कि आपको अगर प्रमाण पत्र लेना है इन लोगों से जो नक्सलवादियों की भी हिमायत करते हैं, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसका भी समर्थन करते हैं, वो पत्रकारों की परिभाषा भी लिखने लगे हैं कि अगर आप सरकार के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, मतलब बेवजह भी आप विरोध में बोलिए पत्रकार बने रहने के लिए। दरअसल मेरे जो पहले ब्यूरो चीफ थे वो हमको ये कहा करते थे कि अगर धीरेन्द्र तुमको सरकार के पक्ष में बोलना, उसके लिए तो पीआर डिपार्टमेंट है, सब है, आपको तो सरकार के खिलाफ बोलना है। तो हमने कहा कि बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन इशू होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ऐड करना था कि साहब इशू होगा तो हम बोलेंगे। हम लोगों ने सारे ऑपरेशंस किए, सब चीजें की, और हमेशा सरकारों के जो है, लेकिन जो कमियां थी उनके लिए बोलेंगे ना। अगर कोई सरकार का विरोध करने से ये क्या मतलब होगा कि कोई बालार्ड, माफ कीजिएगा, कोई भी ऐसा कानून जो लोगों को ताकत दे रहा हो, तो हमको उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। हमको जनधन खातों के खिलाफ बोलना चाहिए। यानी जिंदगी में बैंक की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता कोई। जो आदमी अभी ये कह रहा है कि मेरे पास ये दस्तावेज नहीं है, उसको 100 साल लग जाते अभी तक बैंक तक पहुंचने में। जिसके लिए ये कह रहे हो इस देश में शौचालय नहीं है, 1960 में लिखी गई किताब है, 60-67 में, राग दरबारी, जिसमें वो महिलाएं शहर के बाहर, जो गांव के बाहर सड़क पर बैठती थी, उससे लेके आज तक 67 के बाद से कितने साल गुजर चुके। कम से कम आपकी सरकार को, अगर आपको ये काम अगर किसी ने किया है कि शौचालय को वहां से बोल दिया, लाल किले से, तो क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है मैं तो करूंगा। अगर कोई गरीब आदमी को आवास मिलता है, मैं मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में घूम रहा था एक गांव में, क्योंकि मैं इसलिए ओंकार सर बता पाता हूं क्योंकि मैंने शहरों की पत्रकारिता शहरों में रह के कम की। मैं जब चुनाव कवर करता हूं तो शहर से 70-70-100 किलोमीटर के अंदर के गाँव में जाता था, जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था, इवन दो दिल्ली में बैठे हुए लोग भी उस खबर को लिखने से पहले, लेकिन मैं वहां जाके खोजता था, समझता था। एक घर में कुछ नहीं था, बस वो पक्का घर था, जो 2 कमरे का जो बनता है ना, जो किचन विचन। तो मैंने देखा एक महिला बाहर बैठी, अंदर कुछ नहीं है, घर बना हुआ पक्का घर। तो और वो बात नहीं कर पा रही, तो मैंने जैसे मैं उसकी तरफ इंटरव्यू लेने के लिए बढ़ा तो मेरा हाथ रोक लिया जो वहां के लोग थे। उन्होंने कहा कि नहीं सर वो पागल है। मैंने कहा कि क्या हुआ? कि नहीं वो सर ठीक नहीं है, मतलब सीधा पागल नहीं कहा, जैसा गाँव में इस बात की तो वो रखी जाती है इस तरह का संस्कार कि नहीं सर वो थोड़ा ठीक नहीं है। हमने कहा क्या हुआ? तो पता चला कि वो सिर्फ मतलब उसके घर में वही, अब नहीं बच्चे नहीं है, वो है गांव से कुछ पैसा मिलता है, लेकिन चूंकि मकान बनाने में उसका भी नाम आया, उसकी एक झोपड़ी थी, मतलब उस सैल्यूट उस प्रधान को भी करना चाहिए जिसने उसके लिए मकान बनाने के लिए उसमें, और वो बन गया। तो वो उसके अंदर सोती कोई सामान नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कोई सामान नहीं था। तो ये क्यों नहीं तारीफ करनी चाहिए भाई? अगर सरकार गलत करेगी तो खड़ा होना चाहिए, और सरकार अगर सही कर रही है तो वो भी जनता को बताना चाहिए। यही पत्रकारिता सीखी है। और उन जी। लोगों ने कौन सी खबर की है वो मैं मतलब मैं तो इसी दौर में रहा हूँ, जितने दौर में उन्होंने पत्रकारिता की होगी इतनी दौर में मैंने की होगी। तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर भाई ऐसा कौन सी खबर है जो आपने सरकार के खिलाफ चला दी? ऐसी कौन सी खबर है जो आपने सरकार के खिलाफ ला के रख दी हो? भाई पता चलना चाहिए ना, 2G से लेके सब चीजें आपने कौन सी खबर की थी ये बताइए। तो ये सब कहने की बातें हैं, और वो एक वर्ग को पकड़ना होता है इस देश में। अब डिवीजन, ये बदकिस्मती की बात है कि इतना ज्यादा शार्प हो गया कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से जिस लोकसभा में 3-4 साल पहले आधार को मतदाता सूची से लिंक किए जाने का बिल सरकार ला रही थी, उस वक्त जो कहा गया
कि साहब इससे बंद हो जाएगा, ये नागरिकता का प्रमाण वो नहीं है और ये सब चीजें, तमाम चीजें उस समय रोक दी गई। वही 4 साल में, महज 4 साल में बदल गए। तो सही। इसीलिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानियां हैं जो सुनाई जाए और पत्रकार। और जिस तरह की बातें वहाँ की जा रही हैं उद्धव ठाकरे के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा, चूंकि विपक्ष में है तो आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जो सेंसिटिविटी है इन चीजों की, यानी नक्सलवाद की जो गंभीरता है, जिस तरीके से समाज में और देश में ये लोग एक वातावरण क्रिएट कर रहे हैं और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हत्याएं तक कर रहे हैं सुरक्षा कर्मियों की, ये बहुत बड़ा खतरा है। और खुद देवेंद्र फडणवीस का बयान में देख रहा था, 64 माओवादी संगठन कार्यरत हैं महाराष्ट्र में, जी जी 64। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इसके लिए एक मैकेनिज्म बना रहे हैं हम लोग। ये नहीं है कि कोई मनमानी की जाएगी या निर्दोषों को इसमें जो है लपेटा जाएगा। बाकायदा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है और इसमें एक उच्च न्यायालय के सेवा में या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होगा, एक उच्च न्यायालय का सरकारी वकील सदस्य होगा और किसी को भी आपत्ति है वो जाकर के सलाहकार बोर्ड में अपनी बात रख सकता है और उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। एक पूरा मैकेनिज्म इसमें बनाया गया है। इसके बावजूद इस तरह की राजनीति करना या विरोध करना, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादती है और इस तरह के प्रयासों में मैं कहूँगा कि पलीता लगाने की कोशिश है। दरअसल विपक्ष विरोध जो कर रहा है उन सब का कारण ये है कि उसको मालूम है, ये देखिए इसमें उसकी बात नहीं कर रहा कि वो कोई हिंदू मुस्लिम या वो तमाम चीजें, क्योंकि मुस्लिम्स तो नक्सल होना या वामपंथ में जाना आपको मालूम है कि कितना मुश्किल होता है। तो वो जो ये जो सवाल है ये सिर्फ ये है कि जो वोटिंग लाइन की तरफ डिवीजन हो सके, शहर के उस भाषा को चूंकि अभिव्यक्ति और तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया तो वो चस्पा किया जा सके। वरना तो जब बीच में उद्धव मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्यों वापस नहीं लिया भीमा गांव, कोरेगांव का, बिल्कुल क्यों केस नहीं लिया? वो तो 4 साल रहे होंगे, तब क्या हुआ? तब तो आपको नहीं याद आया, वो करना चाहिए। इसके अलावा चूंकि दो कमेटी में सभी लोग थे, जो सुझाव दिए गए उसमें सब शामिल थे, तो उसमें भी सब था। ये एक पोस्चरिंग है जो बाहर करनी होती है, माफ कीजिएगा, तो ये वही किया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है और उनको मालूम है कि कम से कम इस मुद्दे पर उनको वोट नहीं मिलेगा, नहीं तो वो अब तक सड़कों पे आ गए होते। वो जो आजकल सड़कों पे आने का चलन है वो तुरंत आ गए होते। वैसे तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो उसमें कोई किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उनको आना चाहिए अगर वो आना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको मालूम है इस पर उनको बहुत ज्यादा वोट वहां नहीं मिलने वाला। कुछ समय से एक बात तो आपको देखनी पड़ेगी जो हम लोगों को मतलब दिखती है कि अब कुछ समय से कुछ मुद्दों पर इस देश के लोग मुखर हुए और उसमें सबसे बड़ा उस मुद्दे पर वो जातीय विमर्श भी तोड़ते हैं, वो क्षेत्रवादिता भी तोड़ते हैं और वो भाषाई वो भी विरोध भी त्यागते हैं। वो है राष्ट्रवाद का मुद्दा। देखिए राजनीति अलग जगह है, वही लोग जाके आपको दिखेगा वोट दे सकते हैं विपक्ष में, लेकिन वो इस मुद्दे पर एकदम जैसे उनको लगता है कि ये खराब माहौल है तो आप देखेंगे वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो ये इनको भी मालूम है कि बहुत ज्यादा देर तक आप इस मुद्दे को भुना नहीं सकते, लिहाजा वो एक जो रस्मी कवायद होती है वो उसके साथ हैं। और वो चूंकि अब जो भी सरकार करेगी अब मजबूरी है उनकी तो उद्धव ठाकरे की कि वो उसका विरोध करें। अभी संजय राउत होंगे तो वो भी करेंगे और अब एमएनएस भी करेगी। तो ये तो पार्टी लाइन पे डिवाइड है। अगर मैं देखता हूं ज्यादातर अगर आप किसी भी एआई पे जाएंगे उस पर अभी आप लिख के टाइप कर लीजिए कि सरकार एक अभिव्यक्ति को लेकर बिल लाई है, तो आप उसमें वो बाकायदा वो देता है कि संभावित प्रतिक्रिया। अरे भाई संभावित कौन सी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि आदमी को तो मालूम नहीं हो तो बेचारा उठाएगा तुरंत चला देगा।
तो ये सब चीजें अभी हैं और इतना प्रिडिक्टेबल होगी कि अगर ये कोई भी बिल ले आए, अगर भारत को भारत कहेंगे हम कल से ये बिल आ जाए तो इसका भी विरोध हो जाएगा। तो सही है। इसलिए इसका कोई बहुत उनके विरोध का कोई अर्थ नहीं है और उससे कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो होगा। और सरकार ने अपना ये भी दरअसल इस तरह के बिल लाना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब इस तरह की सरकारें इंटरनल सिक्योरिटी को भी गंभीरता से ले रही हैं। आप ये सोचिए कि जब आतंक का इतना लंबा दौर चला, ट्रांजिस्टर बम फटे, ट्रेनों में बम फटे, बसों में बम फटे, उसके बाद पोटा लाया गया ना, पहले टाड़ा फिर पोटा लाया गया सही। लंबे समय तक। क्योंकि आपको लगता है कि जो जरूरत है सिक्योरिटी को, जो जरूरत है इंटरनल सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए, वो लाया जाता है, वो नियम लाया जाता है। अगर सही नहीं है तो वो कोर्ट में स्टक डाउन हो जाएगा, उस पर कोई सवाल नहीं है। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।